हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें परागकण की संरचना देखनी है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पुष्प की संरचना, पुष्प के हर एक भाग की संरचना, इसके बाद नर भाग यानी कि पुंकेसर की संरचना, जयांग की संरचना और लघु बीजाणु जनन पढ़ चुके हैं, युग्मक उद्भिद पढ़ चुके हैं। पढ़ लिए हैं। आज परागकण की संरचना यानी कि जो परागकण होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो परागकण कल हम लोग जो देखे थे, परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। एक तो जनन कोशिका होती है और दूसरी कोशिका हो जाती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करेगी, जबकि जनन कोशिका जो होगी यही नर युग्मक होगी, मादा युग्मक के साथ संलयित होगी। ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं ये एक द्विस्तरीय परत के अंदर बंद होती है, जिसमें एक परत जो अंदर वाली परत होती है जिसको हम लोग अंतः परत कहते हैं। ये जो अंतः परत है, यह अंतः परत पेक्टिन या सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? तो पेक्टिन या सेलुलोज का बना होता है। जबकि इसके बाहर एक मजबूत सी परत होती है, बाहर एक मजबूत परत होती है जिसे हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। तो ये है बाह्य चोल, और ये बाह्य चोल जो होता है स्पोरोलेनिन का बना होता है। स्पोरोलेनिन ये बना होता है स्पोरोलेनिन का। आखिर ये जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका है, इन दो लेयर के अंदर है, मजबूत से लेयर के, इसको इससे बाहर कैसे आती है? तो यहाँ पर बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जो परिपक्व अवस्था में आते आते ये छिद्र खुल जाते हैं, जिसको जनन छिद्र कहा जाता है। जनन छिद्र, और इन्हीं जनन छिद्रों के माध्यम से ये जो परागकण हैं यानी कि जो नर जन कायिक कोशिका और जनन कोशिका है बाहर निकल जाती है और निषेचित हो जाती है। ये था परागकण की संरचना जो हम लोग देख लेंगे। दूसरी अगला हम लोग लघु बीजाणु जनन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु जनन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुरु बीजाणु। पर बड़ी का मंत्र रहेगा, दिमाग खराब है का। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? तो मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या होगा? गुरु बीजाणुधानी के अंदर, गुरु बीजाणुधानी में बीजाणु जनन ऊतक के, बीजाणु जनन ऊतक के पराग मातृकोशिका में, कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मक गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये क्रिया होती कैसे? देखिए, ये जो है आपका गुरु बीजाणुधानी हो गया। गुरु बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित है अधोस्तरीय कोशिका, इसे कहेंगे अधोस्तरीय कोशिका। ये जो अधोस्तरीय कोशिका है, अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद बना लेती है परपशु कोशिका। परपशु कोशिका,
पर पशु कोशिका का निर्माण करेगी। और पर पशु कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी। विभाजन हुआ समसूत्री, और समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो लेयर बनाएगी कोशिका, और दूसरी कोशिका हो जाएगी प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका। अब यही प्राथमिक जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, इसमें पुनः से समसूत्री विभाजन होगा, और इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो बनेगी इससे पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका। और इस पराग मातृ कोशिका में जब हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, तो इसके अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, जो संख्या में 4 होंगे। ये गुरु बीजाणु बन जाएगा, और गुरु बीजाणु बनेंगे संख्या में 4, जिसमें से एक सक्रिय अवस्था में होगा, केवल एक सक्रिय होगा, बाकी 3 निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ये सक्रिय जो गुरु बीजाणु है, यही पुनः से समसूत्री विभाजन करेगा और एक कोशिका से बना लेगा 2 कोशिका, पुनः समसूत्री विभाजन करेगा 2 कोशिका से 4 केंद्रक वाली कोशिका, और पुनः से एक बार समसूत्री विभाजन करेगा तो 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण करेगा, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण करेगा। अब इसमें जो केंद्रक है, इन केंद्रकों का जो है कि व्यवस्थीकरण होगा। तो व्यवस्थीकरण में क्या होगा, जिसमें जो है कि 3 केंद्रक नीचे की तरफ आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें एक को जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका, और शेष इन दोनों को कहते हैं सहायक, सहायक कोशिका। इन दोनों को कहेंगे सहायक कोशिका। इसके बाद 3 कोशिका ऊपर आकर व्यवस्थित हो जाएगी, जिसको कहेंगे हम लोग प्रतिमुखी कोशिका, इन्हें कहेंगे। चलिए इधर नाम लिख दे रहे हैं इसका। इन 3 कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। और 2 केंद्रक जो है कि बीच में युग्मन कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहेंगे, जो कि पिछला वीडियो यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें बीजांड की संरचना में देखे होंगे। तो ये ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी। तो इस तरह से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। किसी भी गुरु बीजाणु धानी में बीजाणु जनन उत्तक की जो पराग मातृ कोशिका है, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, उसी को कहेंगे हम लोग गुरु बीजाणु जनन। तो इस तरह से गुरु बीजाणु जनन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का परागण। परागण क्या होता है, तो गौर से देखेंगे। ये है पुष्प का नर भाग यानी कि पुंकेसर, और पुंकेसर के ऊपर पाउडर नुमा संरचना के रूप में आ चुका है परागकण। पुंकेसर के ऊपर आ चुके हैं परागकण। तो इनको हम लोग कहेंगे, ये जो कण है परागकण। और ये मान लीजिए कि संरचना है चयांग की, यानी कि स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर का ये सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। ये जो बीच में हल्का सा पतला है, जिसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के सबसे नीचे वाला ये जो भाग है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। तो इसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है।
तो ये वाला वर्तिकाग्र वाला भाग थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ये परागकण पाउडर नुमा संरचना के रूप में होता है, याद रखिए। ये एलर्जी कारक होता है। तो परागकण किस प्रकार का होता है, कभी बहुविकल्पी में पूछ देता है, तो परागकण एलर्जी कारक होता है, याद रखिएगा। अब देखिए परागण क्या होता है, तो परागकण का किसी भी माध्यम द्वारा या स्वतंत्र रूप से खुद ब खुद यहां से यानी कि पराग कोश से, इसे कहते हैं पराग कोश, पराग कोश। तो पराग कण का पराग कोश से निकल करके इस वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया ही परागण कहलाएगी। परागण, तो परागण में क्या होगा, तो पराग कण का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया परागण कहलाएगी। ये परागण की क्रिया स्वयं भी हो सकती है, यदि स्वयं होगी तो इसको कहेंगे स्वपरागण, यानी कि जो उभयलिंगी पुष्प होंगे उनमें खुद ब खुद परागण की क्रिया हो जाएगी, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी, तो इसको कहेंगे स्वपरागण। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एकलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि एकलिंगी पुष्प का मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें नर भाग अलग पुष्प में लगेगा और मादा भाग अलग में लगेगा, तो उसको कहेंगे एकलिंगी। जबकि ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प के अंदर रहेंगे, जैसे इधर समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई पौधा है, इसमें सपोज करिए कि पुंकेसर वाला भाग है और इसी में आपका यहीं पर लग रहा है स्त्री केसर, तो ये आपका उभयलिंगी पुष्प हुआ, यानी कि द्विलिंगी पुष्प हुआ। इनमें स्वतः परागण की क्रिया हो सकती है। या कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनमें मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे पुष्प हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि केवल सपोज करिए नर भाग है और इस वाले में मान लीजिए कि केवल क्या है, स्त्री केसर वाला भाग है। तो ये जो पुष्प है इनको एकलिंगी पुष्प कहेंगे और इन पुष्पों को हम लोग कहेंगे उभयलिंगी पुष्प, यानी कि द्विलिंगी पुष्प। तो आ जाइए, जो द्विलिंगी पुष्प यानी कि उभयलिंगी पुष्प होते हैं उनमें स्वतः ही परागण की क्रिया हो जाती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उनमें परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको कहते हैं पर परागण। इन्हें क्या कहेंगे, पर परागण। इस क्रिया को कहेंगे पर परागण। पर परागण में किसी माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है या फिर जंतु हो सकते हैं। तो जब किसी पौधों में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उनको वायु परागण कहेंगे। जिनमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है उनको जल परागण कहते हैं। कुछ में कीट द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उन्हें कीट परागण, और जिनमें जंतु द्वारा होगी उनको कहेंगे जंतु परागण। यानी कि वायु द्वारा होगी तो वायु परागण, जल द्वारा होगी तो जल परागण, कीट द्वारा होगी तो कीट परागण, और जंतु द्वारा होगी तो जंतु परागण। ये है परागण की क्रिया, आप लोग लिख लेंगे। यानी कि पौधों में वायु द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। ये उन पौधों में होते हैं जिनके पुष्प में रंग या फिर रस नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है, उनमें वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। जल द्वारा, यानी कि जायज बात है, जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनमें जल द्वारा परागण संभव है। अब कीट परागण उनमें होता है जिनमें या तो पुष्प रस है या फिर उसमें कोई रंग बिरंगा सा आकर्षक वाला भाग है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। और बहुत सारे जंतु जैसे मानव हो गई, गिलहरियां हो गई या फिर और भी जंतु है जिनके द्वारा भी पराग कण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह के परागण को हम लोग कहते हैं जंतु परागण। तो इस तरह से परागण क्लियर हुआ, आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। परागण की क्रिया हो गई, यानी कि ये जो नर युग्मक हैं, नर युग्मक का मतलब कि पराग कण जो है वो पहुंच चुके हैं कहां पर, तो परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर पहुंच चुके हैं तो आखिर निषेचित कैसे होंगे, तो पुष्पी पादपों में निषेचन देखना है जिसे हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन।
इसको कहेंगे दोहरा निषेचन। तो देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन, तो परागण में हम लोग देख चुके हैं कि परागकण जो है कि पहुंच चुका है कहां पर, तो परागकण पहुंच चुका है वर्तिकाग्र पर। और परागकण में देखे थे हम लोग संरचना में कि दो संरचनाएं, दो कोशिकाएं होती है, जिसमें एक तो होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका। तो ये था नर भाग जो कि परागण की क्रिया में वर्तिकाग्र पर पहुंच चुका है, कायिक कोशिका है और ये जनन कोशिका है। अब थोड़ा सा अंडाशय की संरचना को, यानी कि हम लोग स्त्री केसर की संरचना को और बढ़िया से देख लें। तो अंडाशय के अंदर एक उपस्थित होता है बीजांड, अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है क्या, बीजांड होता है। ये जो बीजांड है, बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती है, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी, चंद्रमुखी नहीं, प्रतिमुखी कोशिका। क्लियर। इसके बाद ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, यहाँ पर 3 कोशिका होती है। एक कोशिका ये बड़ी वाली है जिसको हम लोग कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, और शेष और 2 कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं जिनको कहा जाता है सहायक कोशिका। तो ये हैं सहायक कोशिका। एक कोशिका मध्य में होती है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक कोशिका कहेंगे। तो ये है ध्रुवीय कोशिका या कह लीजिए द्वितीय केंद्रक कोशिका। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो ये परागकण है, परागकण की कायिक कोशिका एक पराग नली का निर्माण करती है, वर्तिका के अंदर एक नली बनाती है जिसको कहते हैं पराग नली, और ये पराग नली को बीजांड द्वार तक पहुंचने में सहायता करता है सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका संकेत करेगा जिसके कारण कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण कर लेगी, कहां तक, बीजांड द्वार तक, बीजांड द्वार तक निर्माण कर ली। इसके पश्चात जनन कोशिका को, जब तक पराग कायिक कोशिका को पराग नली का निर्माण करने में समय लगा, तब तक ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका कर ली समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण कर ली। यह भी अगुणित है, यह भी अगुणित। ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण कर ली जो कि नर युग्मक है, समसूत्री विभाजन द्वारा। किस विभाजन द्वारा, तो समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ और एक कोशिका से बन गई 2 कोशिका। दोनों कोशिका चलते चलते आ गई कहां पर, बीजांड द्वार पर। और जब बीजांड द्वार पर पहुंच गई तो यहाँ पर समस्या ये है कि आखिर इसमें से कौन सी कोशिका संलयित होगी, यह भी अगुणित है, यह भी अगुणित। इसमें से एक कोशिका जो है कि जनन जो कोशिका है, इस जनन कोशिका से संलयित होता है। तो एक जो है कि नर युग्मक जो कि अगुणित है, जनन कोशिका से, जो अंड जनन कोशिका है वह भी अगुणित है, इससे संलयित होता है और बना लेता है युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज जो कि द्विगुणित होती है। तो यन यन मिलकर के 2n बना लेता है युग्मनज, और यही युग्मनज विकसित हो जाएगा भ्रूण में, ये युग्मनज विकसित हो जाएगा भ्रूण में। इसके बाद जो दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है, तो दूसरा नर युग्मक वह ध्रुवीय कोशिका से जुड़ता है, जो कि नर युग्मक अगुणित है, यह जुड़ता है ध्रुवीय कोशिका से, जो कि ध्रुवीय कोशिका आपकी द्विगुणित है, और दोनों मिलकर के बना लेते हैं त्रिगुणित, दोनों मिलकर के त्रिगुणित कोशिका बना लेते हैं, जिनको कहा जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष।
तो ये भ्रूणपोष का निर्माण कर लेते हैं और ये जो क्रिया है इस क्रिया को कहते हैं त्रिगुणन की क्रिया। तो ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ देता है त्रिगुणन क्या है, तो नर युग्मक और ध्रुवीय कोशिका आपस में संलयित होकर के त्रिगुणित कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है, जिस क्रिया को हम लोग त्रिगुणन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का पुष्पी पादपों में दोहरा निषेचन जो था समाप्त हुआ। अब आप लोग इतना देख लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, BAP। फिर